नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। अंततोगत्वा गुजरात में सेकंड फेज इलेक्शन भी हो गया। अब गुजरात के उम्मीदवारों का फैसला डिब्बे में बंद, ईवीएम में बंद। और मुझे ऐसा लगता है केवल उम्मीदवार नहीं, शायद इस देश का भी एक फैसला नहीं बोलेंगे तो कम से कम दिशा तो तय हो ही जाएगी इस इलेक्शन के बाद कि देश किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा इलेक्शन था जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनप्रेसिडेंट प्रचार किया, अनप्रेसिडेंट। और मैं कुछ बानगी आपके साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये अजीब सी लगती है बात, जो हमारे देश के सर्वोच्च पद पे गवर्नमेंट के हेड ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे थोड़ा मॉरलिटी की बात, जहां पे थोड़ा प्रेसिडेंस की बात, जहां पे थोड़ा इसकी उसका थोड़ा अभाव दिखता है। देखिए, पहली बात तो मैं ये करूं कि आपको एक दो चीजें सिलसिलेवार समझाऊं और आप भी समझिए कि क्या क्या हुआ, कहां कहां चीजें आप कह दीजिए सही हैं, लेकिन मॉरली तो सही नहीं है। पहली चीज, 3 नवंबर को आप गुजरात का इलेक्शन अनाउंस करते हैं। तो 3 नवंबर को आपने इलेक्शन अनाउंस किया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। तो कुल ये 36 दिन, 36 डेज की विंडो है। प्रचार करने का समय आपको टेक्निकली 3 तारीख से 1 तारीख, 3 नवंबर से 1 दिसंबर तक, 31 डेज। लेकिन अगर आज सुबह का जो भी टीवी जिसने खोला होगा और जो देख रहा होगा, प्रचार तो आज भी हो रहा था। मतलब प्रचार तो आज भी आप हो रहा था। मतलब ये 33 दिन की विंडो में लिए सुबह मोदी जी जा रहे हैं, रास्ते में लोग खड़े हैं, झंडा हिला रहे हैं, टाटा कर रहे हैं। ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रचार है। और क्योंकि ये प्रसारित भी किया जा रहा है, और प्रसारित इसलिए किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, तो वो क्लैरिटी बिल्कुल थी। तो एक 33 दिन की 33 डेज विंडो मिल रही है। अब मोदी जी विजिबल है इस 33 दिन में। मेरा ये कहना है कि रोड शो तो हुआ ही हुआ। एक चीज और समझिए कि क्यों मैं इसको एम्फेसिस कर रहा हूं। हिमाचल में 14 अक्टूबर को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, इलेक्शन अनाउंस हो गया। और जो टोटल विंडो हिमाचल को तो कम मिली क्योंकि हिमाचल का तो वोट ऑलरेडी आपने मतपत्र में डाल के रख दिया गया है। अब 8 तारीख को उसकी गिनती होगी। लेकिन हिमाचल में टोटल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 56 डेज का है। गुजरात में क्या है, क्योंकि जिस दिन आपने अनाउंस किया हिमाचल प्रदेश का और कहा कि 8 तारीख को गिनती होगी, सबको पता था, बिल्कुल साफ साफ पता था कि ये गुजरात का इलेक्शन भी अनाउंस होगा। तो हुआ क्या, आपको गुजरात इलेक्शन में 20 दिन का आपने एक्स्ट्रा समय लिया जब आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहां नहीं लगाया। और उस 20 दिन में आप लगातार, अगर आप निकाल के देखिए तो लगातार अनाउंसमेंट हुए हैं। महाराष्ट्र से कौन कौन से लोग यहां पहुंच रहे हैं, नए इंडस्ट्रीज हो रही हैं, धुआंधार ढंग से प्रधानमंत्री जी जा रहा। उन 20 दिन, मतलब 14 अक्टूबर जिस दिन हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन अनाउंस हुआ, और 3 नवंबर, ये जो 20 दिन थे, इसके बीच देख लीजिए कितनी बार हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात का दौरा कर रहे थे और नई नई योजनाएं लागू कर रहे थे। और वो कर क्या रहे थे, इसलिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, मैं इसको ऑफिशियल दिखा के और सरकारी दिखा के आई कैन बीट। वो उसमें शेड्यूल ट्राइब के यहाँ भी जा रहे थे, वहां पे भी कौन कौन सा पर्व मना रहे थे, ये सब कर रहे थे। देखिए, आप इसको करके ये कहीं कर सकते हैं कि मैंने देखा क्या चकमा दिया, लेकिन जब जिसको दिल में राज करने की बात होती है ना, वो नहीं होगा। क्योंकि इसी तरह की हरकतें आप लोग पहले भी कर चुके हैं। मैं याद सिर्फ दिला दूं, नोटबंदी जब हुई थी 7 नवंबर 2016, याद है ना, 7 नवंबर 2016, उस समय क्या हुआ था, मैं सिर्फ याद के लिए दिला दूं। देश में 370 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं रफली। उसमें जो टोटल पैसा नोटबंदी के समय पैसा नहीं हो रहा था कि बैंक में जाके पुराने नोट दो, नए नोट ले लो, जो एक्सचेंज हो रहे थे, उसमें शुरू में कोऑपरेटिव बैंक को भी अलाउ किया गया था, शुरू के 5-7 दिन। फिर इतना घपला होने लगा कि उसको आरबीआई को बंद करना पड़ा। टोटल 370 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने 22,271 करोड़, 22,271 करोड़ रुपया टोटल कोऑपरेटिव बैंक में आया। 370 जो पूरे देश में थे, एवरेज एक कोऑपरेटिव बैंक में 60 करोड़ आया। लेकिन दो बैंक का मैं नाम ले रहा हूं, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आया 745.59 करोड़, 745.59 करोड़ रुपया। और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आया 693.19 करोड़। ये जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें एक समय, उस समय नहीं लेकिन उससे पहले अमित शाह साहब उसके कर्ता धर्ता थे, उसके डायरेक्टर रहे थे, उसको वो चलाए थे। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भी जो एक मंत्री रहे थे वो बीजेपी सरकार में, और ये उन लोगों का बैंक था। तो हुआ क्या कि आपने टेक्निकली तो दिखा लिया ना, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको अगर पूर्व सूचना है, अगर आप उसके प्रिवी हैं,
तो आपने जल्दी जल्दी अपने नोट बदलवा लिए, दूसरे के नहीं होने दिए। तो इस तरह का ही कोई काम आपने यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में 20 दिन हिमाचल में आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा के यहाँ पे धुआंधार ढंग से आपने सरकार के मतलब सरकार के खर्चे पे सरकार के। और अगर मैं याद दिला दूं, आपको याद है ना इंदिरा गांधी का कि वो क्यों गई थी सदस्यता जब 75 में, इसलिए कि सरकारी कुछ उसका अपव्यय उस समय उन्होंने इलेक्शन के लिए दुरुपयोग किया। खैर अब वो तो जमाना है नहीं। दूसरा, एक और बहुत अनप्रेसिडेंट लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ, क्योंकि इसमें कहा जाता है ना लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबको बराबर का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन मैं एक ऐसा चीज बता रहा हूं, उसको क्यों नहीं ऑपोजिशन पार्टीज उठा रही है मुझे नहीं पता। मैं जल्दी से आपको याद दिला दूं, इलेक्शन बॉन्ड्स की कितनी हेरा फेरी हुई है इस बार, वो भी जरा ध्यान रखिएगा। इलेक्शन बॉन्ड 2018 में आए, उसके बाद ये कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष 4 बार हर क्वार्टर के शुरू में, जनवरी में 10 दिन, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिन के लिए ये खुलेंगे। जिसको इलेक्शन बॉन्ड खरीदना बेचना है वो इसमें मतलब वो खरीदेगा और डोनेशन देगा, क्योंकि उसकी मियाद 15 ही दिन की थी। प्लस 30 डेज इन द ईयर जिस बार जनरल इलेक्शन है, जहां पे लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें 30 दिन की एक एक्स्ट्रा विंडो खुलेगी। अभी तक अक्टूबर 2022 तक कुल 22 बार ये विंडो खुली है और इसमें पैसा लिया गया है। बेईमानी की जरा बात देखिए, और क्योंकि इसको मैं बेईमानी इसलिए बोल रहा हूं कि ये आप अमेंडमेंट ला के कुछ भी अपने गलत को भी सही साबित करते हैं। जब ये अक्टूबर में 22वां इलेक्शन बॉन्ड की विंडो खुली, इलेक्शन बॉन्ड आ गए, जिसको जितना मिलना था मिल गया। आपको पता है किसको ज्यादा मिलते हैं इलेक्शन बॉन्ड। 7 नवंबर 2022 को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। 7 नवंबर 2022 को सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती है इलेक्शन बॉन्ड स्कीम में। 7 नवंबर, बार बार बोल रहा हूं, 7 नवंबर 2022 को, जिसमें वो कहती है कि जिस साल भी लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन भी हुआ करेगा, विधानसभा का इलेक्शन भी कहीं होगा देश में, तो 15 दिन के लिए एक्स्ट्रा और खुलेगा, अदर देन दोस फॉर 10 डेज विंडो। 7 नवंबर को होता है। और सिर्फ यही नहीं किया, अमेंडमेंट करके यही नहीं किया, 7 नवंबर को अमेंडमेंट होता है, 9 नवंबर से फिर से इलेक्शन बॉन्ड की एक एक्स्ट्रा विंडो दी जाती है 7 दिन की। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बीच में आप ये जबरिया वसूली का काम करते हैं। आपको पता है इलेक्शन बॉन्ड किसको ज्यादा जाते हैं, जो सरकार में रहता है, जो सरकारी पार्टी होती है, उसी पार्टी को हरदम ज्यादा मिला है। पास्ट रिकॉर्ड है इसके लिए। अब मैं तीसरी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने को चाहते हैं कि आप भ्रष्टाचार विरोधी कहें और लोग आपको कहें कि चौकीदार हैं। ये आप चौकीदार हैं, आप ट्रांसपेरेंट हैं। मैं सिर्फ 3 चीजें आपको बताऊंगा जहां पे आपको लगेगा कि क्या हो रहा है इस देश में, और आप यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग। आपके जो पैसे से रिलेटेड चीजें, मैं पैसे, डायरेक्ट पैसे की बात कर रहा हूं, जो पैसे से रिलेटेड चीजें हैं जिसमें डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है, वो ओपेक है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी जीरो है। पीएम केयर फंड किसने दिया, कहां, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। आरटीआई से आपने अपने उसको बाहर कर दिया गया है, जबकि सरकारी लोगों ने उसमें पैसा दिया है। आरटीआई से सरकारी उपक्रमों ने पैसा दिया है। पीएम केयर फंड, नो ट्रांसपेरेंसी। दूसरा, ये जो लोन वेवर होते हैं, 10 लाख करोड़ का लोन वेवर हुआ है बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का, किसका हुआ है ये नहीं बताया जाएगा, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, जीरो ट्रांसपेरेंसी। तीसरा, इलेक्शन बॉन्ड कौन खरीदेगा कौन बेचेगा कुछ पता नहीं। लॉस मेकिंग कंपनी भी कर सकती है, विदेशी कंपनी भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है, किसको दिया ये भी नहीं बताया जाएगा। जीरो ट्रांसपेरेंसी, जीरो ट्रांसपेरेंसी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप कैसे एक साफ सुथरा और कहते हैं कि नहीं हम बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट देश की बात करेंगे। देखिए 2-3 चीजें समझना होगा। मॉरलिटी जो है वो एक्शन द्वारा होती है, धमका कर नहीं होती है तुमको मैं नहीं तो मैं यूएपीए लगा दूंगा, नहीं तो मैं आप कहो कि मैं बहुत अच्छा, उससे नहीं होता। और चुनाव से इतना प्रेम क्यों है? अगर आप इतिहास में अपना नाम सुरक्षित रखवाना चाहते हैं, लोग याद करें आपको, तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं नेहरू की बात नहीं करूंगा क्योंकि नेहरू को एक लंबा समय मिला, उन्होंने जो किया और जिस तरह से पब्लिक सेक्टर्स बने। मैं इंदिरा गांधी का उदाहरण नहीं दे रहा, मैं एक व्यक्ति का उदाहरण दे रहा हूं जो बहुत थोड़े समय के लिए देश में राज किया। मैं नाम कर रहा हूं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत छोटा टेन्योर, मृत्यु हो जाती है, लेकिन दिलों पे राज करते हैं। और उसका सिर्फ एक बात मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी के टेन्योर में कोई इलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर आपको लगता है कि चुनाव के बल पे आप सब कुछ जीत लेंगे और आपने बढ़िया चुनाव लड़ लिया इसलिए लोग याद रखेंगे, नहीं याद रखें। लाल बहादुर शास्त्री ने कोई चुनाव उनके समय नहीं हुआ। लाल बहादुर शास्त्री को 2 वजहों से याद किया जाता है, उनकी सादगी और उनकी सच्चाई। याद रखिएगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप ये बात करते हैं ना कि जीडीपी में हम ये
5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम विश्व गुरु, हम G20 की प्रेसिडेंटशिप मिल गई, हम सबसे आगे। साफ सच्चाई बोलने से होता है। शास्त्री जी थे तो उन्होंने कहा कि देश में खाने को पर्याप्त अन्न नहीं है, हमें एक दिन का उपवास रखना हो। देश ने हाथों हाथ लिया और शास्त्री जी का साथ दिया। जय जवान जय किसान का नारा बना। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और हम 80 करोड़ लोगों को देखो, ये सब प्रचार है, सच्चाई नहीं है। और एक बात और कहूंगा, सादगी की बात इसलिए कहूंगा, दुखी मन से कह रहा हूं। आज फोटो खूब लगाई गई है, कल भी खूब फोटो लगी है, सारे मोदी मीडिया ने लगाया, सबने लगाया। आप कल शाम को प्रचार बंद होने के बाद, प्रचार बंद नहीं, कल शाम को 4 तारीख प्रचार तो बंद हो चुका था, आप अपनी माँ से मिलने गए, एक वृद्ध माँ, और आप किसी घर में देख लीजिएगा, और आप मैं जो भी इसको देख रहे हैं, अगर जो भी माएँ देख रही हैं, किसी उम्र की, माँ के लिए सबसे बड़ा सुख आपके साथ रहने का। आप अपने साथ क्यों नहीं रखते हो? आपके पास तो सब सुविधाएँ हैं, और सुविधा की बात मतलब देखने वाले लोग, आप अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि अगर साथ रखेंगे तो उस माँ को अगर आप रोज 5 मिनट भी दिख जाएँगे ना, तो उसकी उम्र 50 साल बढ़ जाएगी। वो केवल आपको देखना चाहती है। आप उनको देखना ले जाना इवेंट क्यों बनाना चाहते हैं? अपने साथ क्यों नहीं रखते? और एक चीज़ मैं इसलिए कह दूँ कि ये भाई आप व्यस्त आदमी हैं, आपके अपने लोग होंगे जो आपका ये वार्डरोब और ये सब तय करते होंगे। आप ज़रा अपना ड्रेस सेंस में भी थोड़ा-सा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी आपके वो लोग हों, उनको अगर उन तक ये बात पहुँचे। देखिए मैं मुझे बहुत पहले ये बताया गया था, मैं किसी एक चुनाव में था और ये बताया गया कि कुछ लोगों का लग रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं ये गर्मी है, तो यहाँ सदरी पहन के नहीं आपकी फ़ोटो आनी चाहिए गर्मी। पहले सदरी केवल जाड़े में पहनी जाती थी, अब तो फैशन हो गया है। तो क्या है? तो नहीं, आप गर्मी है तो गर्मी की पोशाक, सर्दी है तो सर्दी की पोशाक। अब सर्दी में आप कुर्ते क डाल के नहीं, आप जा रहे हैं अपनी माँ से मिलने। टेम्परेचर मैंने आज चेक किया, गांधीनगर का टेम्परेचर कल का था 31 डिग्री ऊपर, 31 से 16, 31 डिग्रीज़। आप कौन-सा शॉल पहने हुए हैं? एक लंबा-सा शॉल, और शॉल पहन के कोई रहता है 31 डिग्री में? मतलब मुझे मालूम नहीं। आप हालाँकि आप पूरे टाइम एसी में रहते हैं, जहाँ स्टेज होता है वहाँ पे भी एसी लगाए जाते हैं, घर भी एसी है, लेकिन फिर भी शॉल पहनना कुछ अजीब-सा नहीं, अटपटा-सा नहीं लग रहा था? आपकी माँ एक वो अच्छी सी बढ़िया साड़ी व्हाइट पहनी हुई है, ठीक लग रही हैं, वो तो शॉल नहीं ओढ़े हैं। आप कौन-सा अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं? एक कुछ काम वाला शॉल और पूरा मतलब फ्लोइंग। तो ये ज़रा जो भी आपको का ये ड्रेस को मैनेज करता है, मुझे लगता है उसके पॉइंट्स काटने चाहिए और उसको आपको बुला के थोड़ा हड़काना भी चाहिए कि ये सब तुम क्या मुझे तमाशा बनाते हो। अब मैं एक जल्दी से इलेक्शन रिजल्ट की भी बात कर लूँ, क्योंकि बार-बार ये हो रहा है ना कि ये अनप्रेसिडेंट है। इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने 2017 में 34 रैली की थी, इस बार उन्होंने 31 रैली की हैं, लेकिन इस बार उन्होंने लंबे-लंबे रोड शोज़ किए हैं। एक जो अहमदाबाद का मेगा रोड शो जिसको बोला जा रहा है कि इतना बड़ा रोड शो आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया, इस तरह की बातें बीजेपी के लोग कह रहे हैं और मीडिया कह रही है। दूसरा उनका रोड शो जो सूरत का था 25 किलोमीटर वाला, मूल रूप से ये अर्बन पॉपुलेशन में आपको इतने रोड शो क्यों करने पड़ रहे हैं, जो आपके बहुत कमिटेड आपके वोटर्स हुआ करते थे, क्योंकि आपको इन ट्रेडिशनल वोटर्स से लग रहा है कि मेरी बात कहीं ये आप यू आर नॉट गेटिंग दैट, जो कहते हैं ना, दैट कॉन्फिडेंस। मुझे सिर्फ एक चीज ये कहनी है कि आपका पैमाना क्या हो। आप चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आप कितनी सीटें जीत जाएंगे तो आप सफल माने जाएंगे, और कितने परसेंटेज वोट। मेरे हिसाब से सारे लोग ये कह रहे हैं 2017 में 99 सीट आई, 99 सीट आई, लेकिन उसके बाद आपकी जो पार्टी का जो पूरे साल भर आपका 5 साल काम चला, तो लगातार चलाते रहते हैं आप काम। आप जब डिसॉल्व हुई थी विधानसभा, तो आपके 112 सदस्य थे बीजेपी के। आपने तोड़ के लोगों को, फिर लोगों को लाके, फिर बाई इलेक्शन करा के, उसमें बेचारे हमारे ठाकुर साहब, जो दूसरे ठाकुर साहब थे, वो बेचारे फंस गए। वो आपको छोड़ के भी आए, इलेक्शन भी हार गए। ये सारे लोग 112 आपके एमएलएस थे। तो आपको 99 को बेटर नहीं करना है, आपको 112 को बेटर करना है अगर आप सफल। आपको 49% वोट मिले थे। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, मैं लोकसभा नहीं कह रहा हूं, आपको 60 को नहीं कह रहा हूं। 49% मिले थे, लोकसभा में 60% मिले थे। आइडियली जितनी मेहनत आपने की, इतना तो आप लोकसभा चुनाव में आप गुजरात में नहीं रहे थे, तो कायदे से तो 60% से ऊपर आपको जाना चाहिए, तो आपकी सफलता होगी। तो मेरे हिसाब से इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो, अगर आप 112 की सीट और 60% के ऊपर जाते हैं, तो आपका बहुत सफल, ये माना जाएगा कि आपने एक सफल चुनाव प्रचार किया। और अंत में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हालांकि बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह दूं कि जो प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के कार्यकर्ता के फासले को आपने जरूर इस इलेक्शन में और कम किया है। वो धीरे धीरे फासला मिट रहा है, लेकिन अब वो
कभी-कभी यही लगने लगा है कि दोनों एक दूसरे के पर्याय तो नहीं बन गए हैं। बाकी तो 8 तारीख को पता ही लग जाएगा कि किसको कितने वोट और किसकी क्या किस्मत। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।